श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्तमान समय की संकट के दौर में शिक्षण संस्थाओं ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, शिक्षण संस्थाओं में आ पाने के लिए असमर्थ हैं, उनके लिए घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाने की एक जो अभिनव पहल की है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए उन्हीं निर्देशों के तहत इस महाविद्यालय ने भी अपना YouTube चैनल के तहत विद्यार्थियों को ये क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है महाविद्यालय के द्वारा। उसी कड़ी में राजनीति विज्ञान विषय में मैं यूनुस खान आप सभी के साथ हूँ। BA फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आपके सिलेबस में चूँकि पाश्चात्य विचारक एक बहुत महत्वपूर्ण एक पूरा पेपर है पाश्चात्य विचारकों का, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक है प्लेटो। वहीं से हम शुरू करते हैं, शुरुआती पहले विचारक हैं आपके सिलेबस में, वहीं से हम क्लासेस की शुरुआत करते हैं। और इस क्लास में शुरू करते हैं प्लेटो के जीवन परिचय से शुरू करेंगे और आगामी कक्षाओं में प्लेटो के जितने भी विचार हैं उन सभी विचारों को हम इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी विचारक के जीवन में उसका जीवन काल कैसा है, उसका जीवन के समय में उस समय की परिस्थितियां कैसी रहीं, अन्य और समस्त पृष्ठभूमि को पढ़ के हम उस विचारक के विचारों को और उस विचारक के प्रभाव को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो किसी विचारक को यदि बेहतर तरीके से समझना है तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसके जीवन काल को पढ़ें, उसके जीवन काल की अन्य परिस्थितियों को पढ़ें, तब हम उसके विचारों को ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। तो इसी कड़ी में हम उसके जीवन परिचय थोड़ा सा हम समझते हैं प्लेटो का। असल में प्लेटो यूनान में पैदा हुए। यूनान में, वर्तमान यूनान अलग है। उस समय के यूनान में असल में कई प्रकार के नगर राज्य हुआ करते थे। उस समय का मतलब 427 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ यूनान में। और उस समय के यूनान में कई प्रकार के नगर राज्य थे, छोटे बड़े बहुत सारे, जिनमें से दो नगर राज्य बड़े फेमस थे। एक था एथेंस जो वर्तमान में यूनान की राजधानी भी है, और दूसरा था स्पार्टा। और इन दोनों ही बड़े नगर राज्यों में आपस में लगातार निरंतर संघर्ष की स्थिति थी, लगातार युद्ध होते रहते थे। एथेंस में उनका जन्म होता है 427 ईसा पूर्व में, 80 साल का लगभग उनका जीवन काल रहा, और 347 ईसा पूर्व में उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस समय के एथेंस की स्थिति हम थोड़ा सा समझेंगे। उनके पिता का नाम एरिस्टोन था, माता का नाम परिक्टेनी था, उनका खुद का जो मूल नाम था वो मूल नाम इनका एरिस्टोक्लीज था। चूंकि ये बड़े बलिष्ठ शरीर के थे, उनका शरीर बड़ा बलिष्ठ था, लंबे चौड़े कदकाठी के थे, तो इनके मजबूत कंधों की वजह से इनका नाम प्लेटो रखा गया। इनकी मजबूत कदकाठी की वजह से, बलिष्ठ शरीर की वजह से इन्हें प्लेटो कहा गया, इनका नाम प्लेटो रखा गया। तो असल में इनका मूल नाम अरिस्टोक्लीज है, लेकिन और प्लेटो इनका एक तरीके से उपनाम कह सकते हैं आप। गुरु का नाम इनका, अच्छा, इनके पिता जो अरिस्टोन थे वो किसी राजवंश के वंशज थे। उनके पूर्वजों में वो राजा हुआ करते थे, उन्हीं के वंशज थे। परिक्टेनी थी, वो भी एक तरीके से उनके पूर्वज भी राजवंश से जुड़े हुए थे। तो प्लेटो एक तरीके से राजवंश के वंशज थे। तो इसमें शाही जो रक्त है, शाही खून है, वो एक तरीके से इनमें था। तो वो उस राजशाही का प्रभाव आना वो एक स्वाभाविक सी बात है। और यही वजह है कि प्लेटो ने राजतंत्र का समर्थन किया। न केवल राजतंत्र का समर्थन किया बल्कि उन्होंने राजतंत्र को पूरी तरीके से शक्ति देना और निरंकुश शक्ति देने का भी समर्थन किया। इसका ये प्रभाव जो राजवंश का समर्थन करने वाली बात है, ये एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये मूल रूप से इसी बात से प्रभावित हुए। इनके गुरु का नाम सुकरात था, जो महान विद्वानों की श्रेणी में माने जाते हैं। इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी, इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की थी
और उस विद्यालय का नाम एकेडमी था। 326 ईसा पूर्व में उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की, एकेडमी एथेंस में। हम बात करेंगे आगे। उनके प्रमुख रूप से जो बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी, लगभग 28 किताबें उन्होंने लिखी थी, और उन 28 किताबों में से 28 प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं उनके। अगर हम उनके ग्रंथ की बात करें तो ये कहा जाता है कि उनके जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं टोटल वो 28 हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो है रिपब्लिक, जो एक तरीके से प्लेटो के विचारों की पहचान आप कह सकते हैं। प्लेटो की यदि पहचान किसी एक ग्रंथ से हम माने तो वो रिपब्लिक है। 386 ईसा पूर्व में उन्होंने 386 ईसा पूर्व में इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, और चूंकि इस समय उनकी युवावस्था के दौर, एक तरीके से आयु बहुत ज़्यादा नहीं थी उस समय, इसलिए चूंकि जोश था, तो उन्होंने जो इस किताब की रचना की उसमें आदर्शवाद, वो उसका प्रभाव साफ तौर पे इस किताब में देखा जा सकता है। उन्होंने इस किताब में न्याय के सिद्धांत की स्थापना की, न्याय का सिद्धांत दिया। उन्होंने इस किताब में आदर्श राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इस किताब में न्याय की इम्पोर्टेंस, न्याय के सिद्धांत की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इस किताब का जो उपनाम है, जिस नाम से जानी जाती है, वो कंसर्निंग जस्टिस। इस किताब का उपनाम कंसर्निंग जस्टिस भी है, न्याय से संबंधित। तो न्याय की इम्पोर्टेंस इस बुक में क्या है? हालांकि इस किताब में जो न्याय का सिद्धांत दिया गया वो न्याय वैसा नहीं है जैसा कि वर्तमान समय में हम न्याय को समझते हैं। वो न्याय थोड़ा सा अलग कर्तव्य बोध से संबंधित है। हम आगामी क्लासेस में उस पर चर्चा करेंगे। इस रिपब्लिक पुस्तक को उन्होंने युवावस्था में लिखा, और ये किताब आदर्शवाद से प्रभावित है। इस किताब में उन्होंने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया, न्याय का सिद्धांत दिया। इसी किताब में उन्होंने शिक्षा का सिद्धांत दिया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और रूसो ने तो इस किताब के ऊपर टिप्पणी भी की एक, और टिप्पणी करते हुए कहा, लिखा अपने, रूसो ने किताब लिखी थी एमिल। अपनी एमिल नामक किताब में रूसो ने प्लेटो की रिपब्लिक पर टिप्पणी करते हुए कहा कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र नहीं बल्कि शिक्षा शास्त्र पर अब तक लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो ये उन्होंने एक टिप्पणी की, जो कि बहुत बड़ी टिप्पणी है एक तरीके से। तो रिपब्लिक में शिक्षा सिद्धांत उन्होंने दिया। साम्यवाद का सिद्धांत इसी किताब में प्लेटो ने दिया। दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो ने इसी किताब में दिया। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्लेटो की पहचान, यदि कोई एक किताब इन 28 में से किसी एक किताब को माना जाए तो निसंदेह रिपब्लिक है। रिपब्लिक के अलावा उन्होंने जो किताबें लिखी उनमें एक किताब और है, वो है स्टेट्समैन। और स्टेट्समैन नामक किताब उन्होंने 360 ईसा पूर्व में लिखी। ये ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व में उन्होंने स्टेट्समैन लिखी, और इस किताब में उन्होंने राज्यों का वर्गीकरण किया और संभावित राज्य का वर्णन किया कि वास्तव में, क्योंकि रिपब्लिक नामक जब उन्होंने किताब लिखी, आदर्श राज्य की उन्होंने स्थापना उस किताब में की, उसके बाद में अपने मित्र दियोन के कहने से वो उस दार्शनिक राजा की खोज में, दार्शनिक राजा बनाने के लिए सिराक्यूज की उन्होंने यात्रा की। सिराक्यूज एक नगर राज्य था, दूसरा एक और। सिराक्यूज की वो यात्रा करते हैं, और सिराक्यूज के राजा डायोनीसियस को वो दार्शनिक राजा बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन चूंकि ट्रेनिंग इतनी कठिन, इतनी कठोर थी कि डायोनीसियस द्वारा ही फिर बाद में प्लेटो को बंदी बना लिया जाता है, उसके मित्र दियोन को भी बंदी बना लिया जाता है। लंबे समय तक वो जेल में भी रहे, लेकिन फिर बाद में दियोन के ही एक तरीके से मध्यस्थता से, उसके हस्तक्षेप करने के बाद प्लेटो को वहाँ से रिहा किया जाता है, और प्लेटो वहाँ से फिर बाद में रिहा होते हैं। और बाद में उन्हें इस बात की समझ आती है कि जो वो आदर्श राज्य उन्होंने रिपब्लिक में प्रस्तुत किया वो वास्तव में प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। उसे व्यवहारिक धरातल पर लाना बड़ा मुश्किल काम है।
और चूंकि उससे व्यवहारिक धरातल, हालांकि वो आदर्श राज्य है, सर्वश्रेष्ठ राज्य है, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात तो वो रिपब्लिक में करते हैं, लेकिन चूंकि उस राज्य को स्थापित किया जाना थोड़ा संभव नहीं है, तो उन्होंने फिर संभावित राज्य क्या है उसकी चर्चा उन्होंने स्टेट्समैन में की। और उसके बाद अपने अंतिम समय में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी, द लॉज, जिसमें यहाँ उन्होंने न्याय की स्थापना की थी, न्याय के सिद्धांत को इंपॉर्टेंस दी जो न्याय पे आधारित हो। वहाँ उन्होंने द लॉज में उन्होंने कानून के शासन की बात की कि कानून इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ वो विवेक को इंपॉर्टेंस देते हैं, यहाँ वो कानून को इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये किताब उन्होंने अपने अंतिम समय में लिखी और कहा जाता है कि जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस समय भी वो किताब लिख ही रहे थे। प्लेटो के जितने भी बुक्स हैं उन किताबों में ये सबसे बड़ा ग्रंथ है, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे अंतिम ग्रंथ है। कानून पे आधारित है, कानून को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने इस किताब में जहां कहा कि राजा कानून से ऊपर है, वहां द लॉज में उन्होंने कहा राजा कानून के अधीन है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो द लॉज नामक वो किताब लिखते हैं। इस किताब में उन्होंने असल में अपने उपादर्श राज्य की बात की, यहाँ वो आदर्श राज्य की बात करते हैं। और इस उप आदर्श राज्य की चर्चा करते हैं अपनी किताब द लॉज में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये वृद्धावस्था में लिखा गया ग्रंथ है। और चूंकि ये वृद्धावस्था में लिखा गया और उस समय तक वो थोड़े प्रैक्टिकल हो चुके थे, वो इस बात को समझ चुके थे कि ये राज्य संभव नहीं है, तो उन्होंने असल में इस उपादर्श राज्य की इस पुस्तक में चर्चा की, जिक्र किया। रिपब्लिक नामक जो बुक है, उस बुक की 1871 में अंग्रेजी में पहली बार अनुवाद किया जाता है और इसका अनुवाद करते हैं बेंजामिन जोवेट। बेंजामिन जोवेट वर्तमान समय में हमारे सामने इस बुक का जो अंग्रेजी प्रतिरूप है वो बेंजामिन जोवेट द्वारा किया गया अनुवाद ही मोटे तौर पे, हालांकि और अन्य विचारकों द्वारा भी उसके बाद इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया, लेकिन शुरुआती स्तर पे अंग्रेजी अनुवाद बेंजामिन जोवेट के द्वारा ये किया गया था। इस किताब के टोटल 10 भाग हैं, 10 भागों में बंटी हुई किताब है, अलग अलग भागों में अलग अलग बातों का वर्णन है। तो रिपब्लिक इसकी सबसे मूल किताब। इसके अलावा उनके अगर अन्य किताबों की बात करें तो अन्य किताबों में मीनो है, क्रिटो है, फीडो है, प्रोटेगोरस है। इसके अलावा और भी कई किताबें हैं, सिंपोजियम है, चार्मिडीज है, लाचिज है, कई बुक्स और भी हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी। तो ये टोटल 28 ग्रंथ उनके प्रमाणिक माने जाते हैं जो उनके द्वारा लिखे गए। उनकी अगर हम शैली की बात करें कि उनकी शैली क्या है, अध्ययन शैली की अगर हम बात करें तो उन्होंने बुक्स जो लिखी उन बुक्स में एक विशेष शैली का भी उस शैली के तहत वो किताबें लिखी गई जिसे संवाद शैली कहा जाता है, वार्तालाप शैली कहा जाता है। रिपब्लिक को भी उन्होंने संवाद शैली में ही लिखा। ये प्लेटो की बहुत महत्वपूर्ण शैली है। संवाद शैली का अर्थ आप यूँ समझिए कि बातचीत के आधार पे जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे पात्र हैं और वो पात्र आपस में बातचीत कर रहे हैं उस किताब में। जैसे हिंदी में आप जिस तरीके से एकाकी पढ़ते हैं, उस एकाकी में कई तरीके के पात्र होते हैं और वो पात्र आपस में बातचीत करते हैं। उसी तरीके से इस संवाद शैली में रिपब्लिक का अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो रिपब्लिक में जैसे सबसे प्रधान पात्र है, सबसे मुख्य पात्र है जो एक तरीके से प्लेटो के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, वो सुकरात है। हालांकि सुकरात की उस समय तक मृत्यु हो चुकी थी, 399 ईस्वी पूर्व में ही उनकी डेथ हो चुकी थी, उसका प्रभाव उन पर बहुत ज़्यादा पड़ा। तो उन्होंने अपनी जो बात कही वो अपने प्रधान कैरेक्टर, उन्होंने अपने गुरु का नाम से अपना प्रधान कैरेक्टर को रखा।
सुकरात उसका मुख्य कैरेक्टर है, ग्लूको उसका एक कैरेक्टर है, सेफालस उसमें एक कैरेक्टर है, पोलीमार्कस उसमें एक कैरेक्टर है, थ्रेसीमेकस उसमें एक कैरेक्टर है, कई कैरेक्टर्स हैं रिपब्लिक में। संवाद शैली मोटे तौर पे जो मुख्य बात वो ये है कि संवाद शैली में लिखा गया, वार्तालाप शैली में लिखा गया, प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया कि एक प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा उसका जवाब दे रहा है। तो संवाद शैली, ये वार्तालाप शैली है, बहुत महत्वपूर्ण शैली है, जिसके माध्यम जो प्लेटो ने काम में ली, जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी किताबों में इसको यूज़ किया, इसे लिखा। उसकी शैली आगमनात्मक शैली है कि निगमनात्मक शैली है? तो असल में प्लेटो की शैली निगमनात्मक शैली थी। निगमनात्मक पद्धति उन्होंने काम में लिया, डिडक्टिव मेथड से उन्होंने यूज किया। उन्होंने डिडक्टिव मेथड का मतलब आप समझिए कि पहले नियम, उसके बाद उदाहरण, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो पहले कोई बात कहना, उसके बाद उसे प्रमाणित करना। तो ये उन्होंने अपनी किताब में मुख्य रूप से यूज किया। ये उनकी अध्ययन शैली थी। उनकी अध्ययन शैली वर्णनात्मक है, वर्णनात्मक शैली का उन्होंने यूज किया। दृष्टांतों का उन्होंने बहुत भरपूर प्रयोग किया। दृष्टांत का मतलब उदाहरण दे देकर, हर बात की उन्होंने दृष्टांतों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया है अपनी किताबों में। हर चीज़ का उन्होंने उदाहरण दिया कि किस तरीके से उस बात को प्रमाणित करने के लिए उसका प्रधान कैरेक्टर जो सुकरात है, वो अपने अन्य सभी कैरेक्टर्स से सवालों के माध्यम से और दृष्टांतों के माध्यम से, सवालों के माध्यम से उनकी बात जानता है और दृष्टांतों के माध्यम से उन्हें अपनी बातों को समझाता है। इस तरीके से ये उसकी अध्ययन शैली है। वो द्वंद्वात्मक शैली उसे हम कह सकते हैं। द्वंद्वात्मक शैली का मतलब प्रश्नों के माध्यम से ही आगे बढ़ते चले जाना और एक के बाद एक के बाद एक, कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए एक अंतिम चरण तक, अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना। तो ये दृष्टांतों का वो प्रयोग करते हैं, द्वंद्वात्मक शैली का वो प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये उसकी अध्ययन पद्धति प्लेटो की। प्लेटो पर सुकरात का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और सुकरात का प्रभाव उन पर कितना महत्वपूर्ण था, इस बात को आप इस रूप में जान सकते हैं कि प्लेटो अपने समस्त विचारों के लिए और सुकरात के प्रति बहुत, सुकरात से प्रभावित होकर वो ये मानते थे कि उनके जीवन काल में सुकरात का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा उनके विचारों पर। 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात को एक मृत्युदंड की सजा दी गई, तो उस मृत्युदंड से, सुकरात की मृत्यु से प्लेटो पर इतना ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा कि एक तरीके से उनके अंदर जो विचारों की क्रांति उत्पन्न हुई। और उनका प्रभाव उन पर इतना है कि मैक्सी नामक एक विचारक हैं, वो कहते हैं कि प्लेटो में सुकरात पुनर्जीवित हो उठा। कि सुकरात के विचारों को अगर आप सही तरीके से किसी व्यक्ति में देखना चाहते हैं तो वो प्लेटो में आप सुकरात को भरपूर तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे सुकरात का एक बहुत फेमस कोटेशन है कि ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। सुकरात के इस कोटेशन को प्लेटो ने अपने पूरे जीवन काल में, अपनी पूरी समस्त किताबों में और अपने पूरे के पूरे जितने विचार उन्होंने दिए, उसका मूल उन्होंने सुकरात के उस कोटेशन को रखा। और ये उनके प्रभाव को दर्शाता है। और सुकरात के प्रति प्लेटो इतने ज़्यादा ऋणी थे, इतने ज़्यादा एक तरीके से उनके प्रति उनका वो आभार था, एक कृतज्ञता थी कि उन्होंने एक बात कही भी। उन्होंने रिपब्लिक में एक वाक्य कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यूनानी के रूप में पैदा हुआ, बर्बर के रूप में नहीं। उनका एक कोटेशन है फेमस कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यूनानी के रूप में पैदा हुआ, बर्बर के रूप में नहीं, पुरुष के रूप में पैदा हुआ, स्त्री के रूप में नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं स्वतंत्र जन के रूप में पैदा हुआ, दास के रूप में नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ। तो ये सुकरात के प्रति उनकी एक तरीके से कृतज्ञता थी। सुकरात के प्रति उनका जो एक भाव था, ये उनके इस कोटेशन से समझा जा सकता है। सुकरात का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ये पड़ा कि एक तो दृष्टांतों का प्रयोग सुकरात ने बहुत ज़्यादा किया और सुकरात का ही प्रभाव था कि प्लेटो ने भी दृष्टांतों का भरपूर प्रयोग किया। संवाद शैली एक तरीके से मूल रूप से सुकरात की शैली थी, जिसका यूज़ प्लेटो ने अपने बुक्स में किया।
ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है, जो इनका मूल वाक्य था सुकरात का, इसको प्लेटो ने एक तरीके से अपनी बुक्स में जीवित कर दिया। एक तरीके से उसे समस्त पूरी दुनिया में उस वाक्य को फैला दिया, और उनके समस्त विचार, वो ये वाक्य उनके समस्त विचारों का आधार है। तो हम समझ सकते हैं कि सुकरात का प्लेटो पर क्या प्रभाव था। आगामी क्लास में हम सुकरात के प्लेटो के न्याय सिद्धांत की फिर चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।